नमस्कार दोस्तों, डीएस होम्योपैथी चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हमारे खास मेहमान और हमारे वर्तमान समय में हमारे गुरु डॉक्टर सुनील वर्मा सर, आज मैंने उनको आमंत्रित किया है। जैसा कि डॉक्टर सुनील वर्मा सर ने बीएचएमएस कंप्लीट किया है, एमडी एमडी इन्होंने एनआईएच कलकत्ता से कंप्लीट किया है। वर्तमान समय में ग्वालियर के एक प्रसिद्ध कॉलेज सोफिया कॉलेज में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। तो आज हम डॉक्टर साहब के साथ में एक हम डिजीज को लेकर के चर्चा करेंगे। आज के वर्तमान समय में रेस्पिरेटरी डिजीज बहुत सारी हो रही हैं, वो चाहे बच्चों को हो, बड़ों को हो, बुजुर्ग को हो। ये आजकल एक बहुत गंभीर समस्या बन करके उभरी है। तो अब मैं डॉक्टर सुनील वर्मा सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस डिजीज को लेकर के इसको कुछ अपने शब्दों में कहें। डॉक्टर सुनील वर्मा सर। सबसे पहले नमस्कार कि नमस्कार। आपने मुझे अपने डीएस होम्योपैथी स्ट्रीम का एक पार्ट बनाया। और जैसा कि आज के समय में जो आपने क्वेश्चन किया है कि रेस्पिरेटरी डिजीजेज बहुत कॉमन हो गई हैं, और आपने जैसा पूछा कि प्रैक्टिस में ऐसे सारे पेशेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहले देखा जाए तो कि बीमारियां दिन पे दिन बढ़ रही हैं, और इनके ज़्यादातर जो कॉमन कारण हैं उसमें सबसे बड़ा कारण है लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर। दूसरा कारण फूडिंग हैबिट हो सकती है, डाइट हो सकती है, और तीसरा कारण है वो है स्ट्रेस। तो आज के समय में हम लोग इन तीन मेन फैक्टर से सफ़र कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो किसी भी बीमारी को प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल हो सकते हैं। जैसा कि आपने पूछा कि रेस्पिरेटरी डिजीजेज के बारे में आप कुछ बताएं, तो जैसा मैं बता सकता हूं कि रेस्पिरेटरी डिजीजेज आज के समय में बहुत कॉमन हो गई हैं, जो ना कि बड़ों में बल्कि बच्चों को भी कॉमनली अफेक्ट कर रही हैं। रेस्पिरेटरी डिजीजेज में जो मोस्ट कॉमनली हम लोग ओपीडी में पेशेंट्स देखते हैं, उनमें अस्थमेटिक पेशेंट्स मैं ज़्यादा देखता हूं अपनी ओपीडी में। अस्थमा, जैसा कि हम इसको कह सकते हैं, इट्स कम्स अंडर द सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेज। अस्थमेटिक पेशेंट्स में नॉर्मली होता क्या है कि जो उनका रेस्पिरेटरी पैसेज होता है उनका इन्फ्लामेशन हो जाता है, और उस इन्फ्लामेशन के कारण लगातार वहाँ पर म्यूकस का प्रोडक्शन होता रहता है, और म्यूकस जब लगातार प्रोड्यूस होता है तो वो हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज को ब्लॉक कर देता है। यूजुअली इसमें जो कॉमनली हमें जो लक्षण देखने को मिलते हैं उसमें है जैसे खांसी आना, उसके साथ साथ व्हीजिंग साउंड होना, सांस लेता है तो उसको सीटी जैसी आवाज़ आती है। इसके ही साथ साथ म्यूकस बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होता है, और जो मेन सिम्टम्स है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है इसका ब्रेथलेसनेस। पेशेंट को लगातार सांस लेने में समस्याएं होती हैं। इसमें पेशेंट आसानी से सांस को ले तो सकता है, लेकिन उसको सांस छोड़ने में ज़्यादा दिक्कत होती है। मेनली इसके कारण लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर, जैसा कि मैंने बताया। दूसरा, इसमें पॉल्यूशंस हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, जिसमें डस्ट हो सकती है। कोई ऑक्यूपेशनल डिजीजेस का काम कर सकते हैं, जिसमें ऑक्यूपेशंस लाइक कॉटन मिल में काम कर रहा है, या फिर कोई स्टोन कटर्स, या कुछ लाइक जैसे स्मोकिंग करते हैं, टोबैको च्युइंग, ऐसे पेशेंट्स भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ डाइट हैबिट्स हो सकती हैं, फूडिंग हैबिट हो सकती हैं, और पॉल्यूशंस हो सकते हैं, और कुछ एलर्जेंस हो सकते हैं। एलर्जेंस में बात करें तो कुछ पॉलन्स हैं, कुछ डाइटिक एलर्जेंस हो सकते हैं जो हमारे फूड पार्टिकल्स में प्रेजेंट रहते हैं। इसके साथ साथ जो लोग एनिमल के कांटेक्ट में रहते हैं वो भी एक एलर्जन का कारण बन सकते हैं। थैंक यू। आप और पूछिए तो। ये वर्तमान समय में देखा गया है कि चाहे वो छोटे बच्चे हों, बड़े हों या बुजुर्ग हों, ये बीमारी आज के समय में बहुत ये आम हो गई है। तो अब मैं ये और भी जानना चाहूँगा कि इसके क्या-क्या कॉज़ हो सकते हैं? ऐसे कौन से उसमें सिम्पटम्स हो सकते हैं जिससे कि आइडेंटिफ़ाई हो सकता है कि उसको अस्थमा का प्रॉब्लम है? और इसके साथ-साथ मैं और भी एक चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इसमें हम कौन-कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है? जी, तो जैसा कि आपने पूछा कि इसके लिए क्या क्या कारण है, कारण के बारे में मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। लेकिन फिर भी अगर इस बीमारी को हमको पहचानना है तो इसको हम क्लिनिकली ईजिली पहचान सकते हैं अपने क्लिनिक में। जैसा कि इसके मोस्ट कॉमन जो सिम्टम्स हैं, एक लंबे समय तक खांसी आना,
उसके साथ खांसी के साथ सांस लेने के साथ साथ आवाज आना, सीटी जैसी आवाज आती है। उसके साथ साथ पेशेंट बताता है कि उसको सांस लेने में तकलीफ होती है, थोड़ा बहुत भी काम करता है थक जाता है। स्पेशली इसके जो सिम्टम्स हैं, जो लक्षण है, वो सुबह के समय ज़्यादा बढ़ते हैं। सुबह 3 से 4 बजे के आसपास इसकी खांसी बढ़ जाएगी, इसको सफोकेशन फील होगा और हो सकता है कि इसको सफोकेशन की वजह से रात में उठना भी पड़े। तो आज के पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो बहुत सारा हम ट्रीटमेंट लेते हैं, लेकिन हमें वो जो परफेक्ट रिलीफ आना चाहिए या फिर क्योर होना चाहिए बीमारियों का, वो नहीं होता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि होम्योपैथिक पर्सपेक्टिव से हम क्या अप्रोच लगा सकते हैं इन केसेस में। तो आज के समय में जैसे हमारे पास कॉमनली ऐसे पेशेंट्स आते हैं, तो हमारे पास कुछ बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जिससे हम अस्थमैटिक पेशेंट को मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट मेडिसिन है वो है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर अस्थमैटिक पेशेंट, स्पेशली अस्थमा एग्रावेटेड आफ्टर मिडनाइट। जो इसके लक्षण हैं वो मिडनाइट के बाद बढ़ते हैं, 1 से 2 बजे के बाद, और लगातार उसको रेस्टलेसनेस रहेगी, उसको सफोकेशन फील होगा। और रेस्टलेसनेस के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है इसकी थर्स्ट। इसकी थर्स्ट अगर देखा जाए तो फ्रीक्वेंट थर्स्ट है, स्मॉल क्वांटिटी, लगातार इसको पानी पीता रहता है और रेस्टलेस रहता है। और whenever I use this medicine, I use this medicine for controlling the acute asthmatic attack, or I prefer 6C potency in cases of acute asthmatic attack। जैसा कि acute asthmatic attack में it may be a severe form of asthma, जहां पर साइलेंट चेस्ट देखने को मिल सकता है, उसके साथ साथ साइनोसिस देखने को मिल सकती है। सेंट्रल साइनोसिस लाइक फेस पर साइनोसिस हो सकती है, नोज पर हो सकती है। जो अपनी सेकंड बेस्ट मेडिसिन है उसमें वो है नेट्रम सल्फ। नेट्रम सल्फ, जैसा कि दिस मेडिसिन नोन एज साइकोसिस। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज अगर मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारे कैंट हैं उन्होंने इसका नाम दिया है नेट्रम सल्फ साइकोसिस। सो इट इज मेनली इंडिकेटेड फॉर द साइकोटिक कंप्लेंट, और दोज कंप्लेंट्स स्पेशली एग्रावेटेड इन द डैम्प वेदर, रेनी वेदर। जो आज का जो सीजन चल रहा है, इस समय अगर किसी भी पेशेंट्स की अस्थमैटिक कंप्लेंट बढ़ जाती है, पानी बरसने से बढ़ जाती है, उमस में रहने से बढ़ जाती है, या फिर कोई ऐसा काम करता है जहां पर लगातार ह्यूमिडिटी बनी हुई है, उन केसेस में वी कैन यूज नेट्रम सल्फ। नेट्रम सल्फ के और इंडिकेशंस हो सकते हैं जहां पर सडनली चेंज हो जाए वेदर, एकदम से ठंडी से गर्म हो जाए, गर्म से ठंडा हो जाए, तो उन पेशेंट्स की कंप्लेंट बढ़ जाती है लगातार एकदम से मौसम चेंज होने से। दूसरा इंपॉर्टेंट इसका जो सिम्टम है वो है ग्रीनिश डिस्चार्ज, ग्रीनिश येलोइश डिस्चार्ज, जहां पर लगातार इसका प्रोडक्शन, जो म्यूकस प्रोडक्शन है वो ग्रीनिश, बिल्कुल हरे कलर का और पीलापन लिए हुए। और जो एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन जो हमें कंफर्म करना है नेट्रम सल्फ को अगर देने से पहले, वो है इसकी टंग। टंग अगर हम देखेंगे तो कैसी मिलेगी, बिल्कुल ग्रीनिश और येलोइश कलर की। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट मेडिसिन है उसमें है ड्रोसेरा। सो ड्रोसेरा इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर अस्थमैटिक कंडीशन। सो इन ड्रोसेरा द कफ इज मोर ट्रबलसम इन कंपेरिजन टू डिस्निया। यहां पर पेशेंट्स को प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है खांसी से। जैसा कि मैंने बताया कि अस्थमा में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और डिस्निया की जो प्रॉब्लम है वो कॉमन है, बट यहाँ पर खांसी ज्यादा उसको प्रॉब्लम करती है इन कंपैरिजन टू सांस लेने में उसकी जो प्रॉब्लम हो रही है। ड्रोसेरा की जितनी भी कंप्लेंट्स हैं, खासकर बोलने से, हंसने से, खाने से, सारी कंप्लेंट्स उसकी, स्पेशली खांसी, उसकी ये कंप्लेंट्स बढ़ती। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट मेडिसिन इसका जो सिम्टम है वो है फेदर लाइक सेंसेशन इन द लैरिंग्स। लगातार उसको गले में और खासकर लैरिंग्स में सुरसुराहट महसूस होती रहती, फेदर लाइक सेंसेशन जिसको हम बोल रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो मेडिसिन है वो है एंटिमटार्ट। सो एंटिमटार्ट ऑल्सो इंडिकेटेड इन केसेस ऑफ चिल्ड्रन दोज हु आर साइकोटिक।
इसके साथ साथ चिल्ड्रन के साथ साथ इतनी ही यूजफुल ये मेडिसिन है हमारे एडल्ट पेशेंट्स के लिए, जहां पर पेशेंट्स को ऐसा लगता है जैसे उसके चेस्ट में बहुत सारा म्यूकस भरा हुआ है, और जैसे ही वो म्यूकस को निकालने के लिए जाता है तो वो ये पाता है कि बहुत थोड़ा सा म्यूकस निकला, और उसको जितना वो एक्सपेक्ट करता है कि म्यूकस बहुत ज़्यादा निकलेगा और उसको आराम होगा, वो उतना नहीं पाता है। तो एंटिमटार्ट इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर दोज केसेस, स्पेशली इन चिल्ड्रन, जहां पर उसको रिकरेंट बार बार वैक्सीनेशन दिया गया और उसके बाद से बहुत सारी कंप्लेन शुरू हो गई। सो अनदर important इंडिकेशन ऑफ एंटिमटार्ट दैट इज एक्सेसिव स्लीपीनेस, बहुत ज़्यादा उसको सोने की इच्छा होती है, सोने की लगातार उसको डिजायर होती है, ये किसी भी कंप्लेन के साथ मिल सकता है। ये दिस इज अ पिक्लियर एसोसिएटिंग सिम्टम of एंटिमटार्ट। अनदर इंपॉर्टेंट मेडिसिन दैट इज लोबेलिया इन्फ्लेटा। जैसा कि हम मॉडर्न लाइफ स्टाइल में देख रहे हैं कि स्मोकिंग, टोबैको बहुत कॉमन हो गया, तो स्पेशली उन लोगों का अस्थमा, उन लोगों की सांस की समस्याएं जो लोग स्मोकर हैं या फिर जो लोग टोबैको खाते हैं। इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट चीज है अस्थमा के साथ साथ, वो है कार्डियक कंप्लेन, हार्ट की प्रॉब्लम। मे बी उनको पैल्पिटेशन हो सकता है, मे बी उनको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है, मे बी उनको पहले पोस्ट एमआई की हिस्ट्री रह चुकी है, पहले हार्ट अटैक हो चुका है, और आज वो किससे सफर कर रहे हैं, अस्थमा से। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज है कि कार्डियक सिम्टम्स और प्लस गैस्ट्रिक सिम्टम्स। अगर किसी को एसिडिटी होती है, पेट फूलता है, गैस बहुत ज़्यादा बनती है, हार्ट की प्रॉब्लम है और उसके साथ साथ उनकी सांस की समस्या बनी हुई है, देन दीज आर द पिक्लियर इंडिकेशन फॉर selection of Lobelia inflata. Another medicine that is important medicine that is Aralia racemosa. Patient is very sensitive to cold air, as we know. This medicine mainly indicated for the allergic rhinitis. So patient is very sensitive to allergens like dust, pollens, but I use this medicine for controlling the acute attack of asthma, especially asthmatic complaint aggravated at night. So this is important medicine. It's not a very deep acting medicine, but it can control your acute attack. Or we can also use this medicine in cases of allergic rhinitis, where patient is very sensitive to cold. Another important medicine that is Blata orientalis. So as we use natrum sulph in rainy weather, in damp weather, in wet conditions, like that, Blata orientalis also indicated in such type of conditions like humidity, all the complaints aggravated especially in the humid weather, rainy weather, rainy weather and wet weather. Important history is that patient having tuberculosis and patient constitution is obese, and all the complaints aggravated at damp weather and cold damp weather and rainy weather. So we can use Blata orientalis. And important medicine, another important medicine that is Aspidosperma. So this Aspidosperma indicated for those patients, उन मरीजों के लिए ये दवाई है जो अस्थमा से सफर कर रहे हैं, स्पेशली जिनमें अस्थमा के साथ कार्डियक कंप्लेन, और कार्डियक कंप्लेन के साथ साथ जिनकी समस्याएं जैसे सांस लेने में समस्या होती है, इवन थोड़ा सा भी वो चलते हैं उनकी सांस फूलने लगती है। तो एस्पिडोस्पर्मा को अगर हमें देना है तो इसके लिए जानना ये जरूरी है कि पेशेंट्स में कोई पहले से कार्डियक प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है, और अगर वो हार्ट की प्रॉब्लम के साथ अस्थमेटिक प्रॉब्लम मिल रही है, पेशेंट इवन फ्रॉम द लीस्ट मोशन और फ्रॉम द लीस्ट एक्सरसाइज उसको सांस फूलने लगती है, और उसके साथ साथ इवन वो यूरिन करने जाता है, इवन वो स्टूल भी पास करता है तो उसकी सांस फूलने लगती है। So these are the peculiar indication for the prescription of Aspidosperm. And last medicine, but not least, that is Grindelia robusta. So I use this medicine in cases for those patients जिनको सोते सोते सडनली उनकी सांस रुक जाती है, और सांस रुकने के साथ साथ वो एकदम चौंक के उठते हैं,
So I use this medicine for those persons whose breathing stops on falling asleep. So that's a peculiar indication for prescription of Grandelia robusta. So thank you very much. और नेक्स्ट डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन मेरा ये है कि आज के वर्तमान समय में बहुत सारे व्यूअर्स लोग जानना चाहते हैं कि ये इतनी एक खतरनाक बीमारी जो अस्थमा को ये लोग बोलते हैं कि बहुत डेंजरस है, लोगों के अंदर में एक जिज्ञासा भी रहती है, क्या ये 100% क्यूरेबल है? तो प्लीज इस पर प्रकाश डालें। जी सर, एक्चुअली में जैसा हम जानते हैं कि बीमारियां जिस तरीके से बॉडी में बनती हैं या डेवलप होती हैं, तो उसके लिए एक लंबा समय लेती हैं। और हमारे पास जब भी पेशेंट आता है तो उनके पेशेंट्स का एक्सपेक्टेशन होता है कि वो बीमारियां कम से कम समय में ठीक हो जाए। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि बीमारी किस लेवल तक स्प्रेड कर चुकी है और किस पार्ट को इन्वॉल्व किए हुए, उसी के प्रोपोर्शनेट वे में वो उतना टाइम लेगी ठीक होने के लिए। तो इसलिए हम जब भी अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो पेशेंट्स को हम समझाने की कोशिश करें कि बीमारी जिस तरीके से आई वो एक दिन में नहीं आई। अगर हम उसको ट्रीट करेंगे तो उसके लिए टाइम लग सकता है। इट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द डिजीज, इट डिपेंड ऑन द सीट ऑफ द डिजीज कि वो किस पार्ट को अफेक्ट कर रही है, इट डिपेंड ऑन द क्रॉनिसिटी ऑफ द डिजीज कि वो कितने समय से है, इसी के प्रोपोर्शनेट वे में वो जाएगी। तो इसलिए हमें अपनी प्रैक्टिस में या फिर जब भी हम पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं तो कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है कि नहीं, पेशेंट अगर 6 महीने का बीमारी लेके आया और हम उसको ये गारंटी दें कि हम उसको 1 महीने में सही कर सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसके साथ साथ कुछ गलतियां डॉक्टर से भी हो सकती हैं और कुछ गलतियां पेशेंट साइड से भी हो सकती हैं, तो इनका हम जरूर ख्याल रखें। कभी कभी एक विजिट में पेशेंट्स वो सारी कंप्लेंट्स को डिस्कस नहीं कर पाता है और कभी कभी पेशेंट्स कुछ थोड़ा सा रिलीफ होने के बाद अपना ट्रीटमेंट डिसकंटिन्यू कर देता है। तो इस समय हमें इन बीमारियों को ट्रीट करने के लिए ये ख्याल रखना जरूरी है कि हम बीमारी को भी समझें, उसके नेचर को समझें और ट्रीटमेंट को भी समझें। थैंक यू। डॉक्टर साहब, इसमें बहुत लोगों को एक भ्रम रहता है कि ये बीमारी जब किसी इंसान को हो जाती है, वो चाहे बच्चों में हो, चाहे बड़ों में हो या बुजुर्ग में हो, ट्रीटमेंट भी ले रहा होता है लेकिन मेडिसिन बहुत अच्छा वो अपना इफेक्ट उसमें नहीं बॉडी में डाल पाती है। तो हमें इन मीन टाइम हमें क्या क्या चीज़ों से हमें परहेज करना चाहिए कि मेडिसिन के अच्छे रिजल्ट आए और ये बहुत जल्दी ये 100% क्योर हो जाए? देखिए, होम्योपैथी दवाइयों के लिए जैसा मिसकॉन्सेप्शन हमने बना दिया है कि बहुत सारी डाइट्स को हम रिस्ट्रिक्ट कर दें, बहुत सारे ड्रिंक्स या फिर बहुत सारी चीज़ों को हम रिस्ट्रिक्ट करके अपनी दवाइयों को देते हैं। सो दैट इज अ टोटली मिसकॉन्सेप्शन अबाउट द होम्योपैथिक मेडिसिन। हम जब भी किसी भी डिजीज को ट्रीट करते हैं तो उसमें हम जानना चाहते हैं कि वो उस बीमारी के लिए कौन सा ऐसा एग्रावेटिंग फैक्टर है, कौन सा एक्साइटिंग फैक्टर है जिसको हम हटा सकें। अगर हम उसको नहीं हटाएंगे तो बीमारी वो लगातार बढ़ती रहेगी। इवन आफ्टर हम बहुत अच्छी दवाई सेलेक्ट करके भी दे दें तब भी वो सही नहीं होगा पेशेंट। जिस तरीके से मैं एक एग्जाम्पल से कोट करना चाहूंगा कि सपोज एक पर्सन है जो डायरिया से सफर कर रहा है, अगर मैंने उसको कहा कि उसको स्पाइसी फूड नहीं लेना है, बहुत उसको ऑयली फूड नहीं लेना है, इवन हमने बहुत अच्छी दवा सेलेक्ट करके दे भी दी, उसको बहुत अच्छी तरीके से हम दे भी रहे हैं, रिपीट भी कर रहे हैं, टाइम टू टाइम दे भी रहे हैं, बट फिर भी पेशेंट वहां पर इम्प्रूव नहीं करेगा। क्योंकि वो डायरिया के केसेस में जब वो लगातार ऐसी डाइट फॉलो करेगा, स्पाइसी फूड लेगा या फिर ऑयली फूड लेगा, तो वो कंटिन्यूअसली उस डायरिया को और एक्साइट करेगा और एग्रावेट करेगा और लगातार उसकी समस्याएं बढ़ेंगी इवन आफ्टर सिलेक्शन ऑफ द परफेक्ट सिमिलिमम। सो यहाँ पर होम्योपैथी का डाइट रिस्ट्रिक्शन सिर्फ बीमारियों को लेके है। जरूरी नहीं है कि हर एक ट्रीटमेंट में, हर एक बीमारी के ट्रीटमेंट में बहुत सारी चीजें आपकी बंद करवा दी जाए। उन्हीं चीजों को बंद कराया जाता है जिससे हमारी मेडिसिन का इफेक्ट भी हैंडर ना हो और दूसरा हमारी डिजीज भी इंप्रूव होती रहे। थैंक यू। हाँ, नेक्स्ट, ये जो हमारे डॉक्टर साहब ने अपने बहुत एक सिंपल और अपने वर्डों में आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की, तो मैं इसके लिए मैं डॉक्टर साहब को तहे दिल से मैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ।
और अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसी तरीके की हम कोई ना कोई एक टॉपिक लेकर के आएंगे और आप लोगों के समक्ष हम इसका डिस्कशन भी करेंगे। तो इसके साथ साथ मैं डॉक्टर साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे बीच में अपना बहुमूल्य समय निकाल करके आए। और इसके साथ साथ प्लीज़ अगर ये हमारा वीडियो बहुत अच्छा अगर आपको लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। इसी तरीके से मैं और भी वीडियो लेकर के आपके समक्ष आता रहूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।